Hello everyone. In this video we will do class 10th maths NCERT exercise 5.3 solution. लास्ट वीडियो में हम 14 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन पेंडिंग थे वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट्स एज फॉलोज। यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन जॉब का वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि अगर आप वर्क को डिले करते हो, यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का वर्क एक दिन लेट कर देते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। कैसे लगेगी? ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर आपने काम को एक दिन लेट किया यानी कि एक दिन डिले किया तो ₹200 एज अ फाइन आपको देने होंगे। ₹250 फॉर द सेकेंड डे, और अगर आप 2 दिन लेट करोगे तो 250, ऐसे 3 दिन लेट कर दिया तो ₹300। इस तरीके से चलता जाएगा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। यानी कि हर दिन क्या होगा, आपकी जो पेनल्टी है वो ₹50 इंक्रीज कर जाएगी, यानी ₹50 आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे हर दिन अगर आप लेट कर रहे हो तो। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। और हमसे पूछा है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे देने होंगे एज अ पेनल्टी अगर वो काम को कितने दिन लेट करे, 30 डेज लेट कर दे। तो देखो यहाँ पहले हमें बनानी पड़ेगी एपी बनाएंगे, लेकिन एपी देखो यहाँ क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ हमें दे रखा है कि ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग, यानी कि जो पेनल्टी है वो हर रोज़ ₹50 इंक्रीज कर रही है। यानी कि एक यूनिफॉर्म वे में जो कॉमन डिफरेंस हम लेते हैं वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस यानी डी है वो सेम है। क्यों? हर रोज़ क्या हो रहे हैं, ₹50 इंक्रीज कर रहे हैं, ₹50 इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज 50 इंक्रीज कर रहे हैं, कल 20, फिर 30, कभी 10, कभी 20, ऐसा नहीं है। ₹50 हर रोज़ इंक्रीज कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा डी है वो सेम है, डी सेम है, इसलिए ये क्या बन सकती है, यहाँ पे एक एपी बन सकती है। तो एपी क्या बनेगी? फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है? 200, सेकेंड डे की 250, थर्ड डे की 350, 350 नहीं 300। इसी तरीके से सो ऑन। ठीक है, हमसे पूछा है कि कब बतानी है इसकी पेनल्टी, 30 डेज। यानी अगर वो वर्क को 30 डेज लेट कर देता है तो 30 डेज के बाद उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। वो कितने पैसे देखा, देखो फर्स्ट डे उसने लेट किया तो 200 देने पड़ेंगे, सेकेंड डे लेट करेगा तो 250, थर्ड डे लेट करेगा तो 300। यानी कि अगर हम 30 डेज का निकाल के उनका सम अगर कर देते हैं तो क्या आ जाएगी उसकी पेनल्टी, जो उसको 30 डेज के बाद देनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें करना है सम आफ्टर 30 डेज का। तो किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है कि 30 डेज के बाद उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यानी कि जितना इन 30 टर्म्स का सम होगा उतनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 30, क्योंकि हमें निकालना है 30 डेज के बाद। 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 200, प्लस n की वैल्यू 30 है, 30 - 1 29, इंटू डी की वैल्यू मैंने अभी बताया कि हर रोज़ कितने इंक्रीज कर रहे हैं, ₹50। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। वैसे आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो भी कितना आएगा, 50 आएगा। ये कैंसिल हो क्या आ जाएगा 15, यहाँ क्या आ जाएगा 15 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 400, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 × 9 = 45, 5 × 10, 15 इंटू इनको ऐड कर दें क्या बन जाएगा 0581। अब क्या करो 15 इंटू 1850, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 27750 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, पेनल्टी आफ्टर 30 डेज, यानी 30 डेज के बाद उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी,
वो कितनी हो जाएगी 27750 रुपीज़। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। क्या गिवन है कि रुपीज 700 गिवन है और एज अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है रुपीज 700 को। 7 कैश प्राइजेज है, मान लो कोई कंपटीशन करवाया है और उसके अंदर कितने कैश प्राइज है 7, और उन 7 कैश प्राइज का सम कितना है 700, यानी कि S7 कितना दे रखा है 700, कि जितने भी वो जो 7 कैश प्राइज है, मान लो ये 7 कैश प्राइज है, इन सभी कैश प्राइजेस का सम कितना दे रखा है हमें 700, यानी टोटल रुपीस कितना है 700 रुपीज, और इनको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 कैश प्राइजेस में, ताकि किसको 7 स्टूडेंट्स को दे सके। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें कैश प्राइजेस पता है कि सम पता है कैश प्राइजेस का, और क्या दे रखा है हमें, अब देखो 7 कैश प्राइजेस का सम है तो हमें n की वैल्यू भी पता है 7। अब हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज है, देखो हमेशा जो भी प्राइज होता है तो फर्स्ट प्राइज तो सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड प्राइज उससे कुछ कम होगा, थर्ड प्राइज फिर उससे कुछ कम, ऐसे ही फोर्थ प्राइज, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट प्राइज है वो अगर हम मान ले ए है, हमने मान लिया कि फर्स्ट प्राइज ए है क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि कितना है। सेकंड प्राइज उससे क्या है 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, यानी सेकंड प्राइज जो है वो 20 लेस है इससे, फर्स्ट प्राइज से 20 लेस है, तो सेकंड प्राइज कितना हो जाएगा a माइनस 20। थर्ड प्राइज फिर इससे 20 लेस है, तो इसमें से 20 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस 40। ऐसे जो फोर्थ प्राइज है वो फिर इस थर्ड प्राइज से 20 लेस है, तो फोर्थ प्राइज कितना आ जाएगा a माइनस 60 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रही है, एक AP बन रही है, किस लिए, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है इनके बीच का वो सेम है, हर प्राइस 20 लेस है, हर प्राइस कितना लेस है 20। यहाँ पे अगर आप D चेक करोगे तो यहाँ D की वैल्यू कितनी आ जाएगी A2 माइनस A1 करके देखो, a माइनस 20 माइनस a माइनस ए कैंसिल, d की वैल्यू माइनस 20। ऐसे ही अगर a माइनस 40 माइनस a माइनस 20 करोगे तो भी यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 20 आएगा, यानी d की वैल्यू सेम है, तो इट मीन्स ये क्या बन रही है एक AP बन रही है। अब हम इस क्वेश्चन को AP से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, AP बन गई हमारी, d की वैल्यू आ गई, अच्छा a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म क्या है a है, n की वैल्यू पता है 7 और सम भी पता है, तो यानी कि हम सम वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, ये देखो यहाँ से इरेज कर देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सम का फॉर्मूला है। अब सम हमें 7 टर्म्स का कितना गिवन है 700, तो सम की जगह रख दो 700। n की वैल्यू क्या गिवन है 7/2, a की वैल्यू a है प्लस 7 है n की वैल्यू, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, और d की वैल्यू क्या आई है माइनस 20, तो ये आ जाएगा माइनस 20। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगी हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, और हमें निकालना भी क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, ईच प्राइज की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्राइज की वैल्यू है कि फर्स्ट प्राइज की वैल्यू a, सेकंड की a माइनस 20, थर्ड की a माइनस 40, तो यहाँ पे अगर मेरे पास a की वैल्यू आ जाए तो मेरे को पता लग जाएगा कि हर प्राइस की वैल्यू कितनी है, यानी कि हर प्राइस कितना कैश प्राइस दे रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे a की वैल्यू, a की वैल्यू कैसे आएगी 700 इज इक्वल्स टू 7/2। अब 7/2 की मल्टीप्लाई 2a से भी करेंगे, प्लस 7/2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 2 12, ये क्या बन जाएगा माइनस 120, इससे भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई से 2 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये कैंसिल हो क्या आ जाएगा माइनस 60,
700 इज इक्वल्स टू 7 इंटू ए 7a, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस है, और 6 7 ज़ा 42 माइनस 420, ये माइनस 420 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 700 प्लस 420 इज इक्वल्स टू 7a, ये क्या बन जाएगा यहाँ से 02 इज इक्वल्स टू 7a, ये 7 यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू a, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42 0, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। तो देखो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 160। अब कह रहे ईच प्राइस की वैल्यू बताओ, तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है a है, तो यानी फर्स्ट प्राइस की वैल्यू अगर a है तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया 160 रुपीज़। फर्स्ट प्राइस कितना हो गया 160। सेकेंड प्राइस में देखो क्या है a माइनस 20 है वैल्यू, यानी कि 160 माइनस 20 कितना आ जाएगा 140। थर्ड प्राइस की वैल्यू है a माइनस 40, यानी 160 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। फोर्थ प्राइस की वैल्यू कितनी है a माइनस 60, यानी 160 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 100। ऐसे ही जो फिफ्थ प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a माइनस 80, सिक्स्थ प्राइस की a माइनस 100 और सेवन्थ प्राइस की a माइनस 120। तो यहाँ से देखो वैल्यू निकालो, a माइनस 80 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 80, a माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा 60, a माइनस 120 करोगे तो कितना आ जाएगा 40। यानी हमने ईच प्राइस की वैल्यू निकाल दी। फर्स्ट प्राइस 160 रुपीज़, सेकेंड प्राइस 140 रुपीज़, और इस तरीके से हमने सारे प्राइजेस की क्या निकाल दी वैल्यू निकाल दी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने सोचा कि हम क्या करते हैं पेड़ उगाएंगे अपने स्कूल के आसपास। कैसे उगाएंगे, अब यहाँ पे दिक्कत है, पेड़ उगाएंगे वो तो उन्होंने सोच लिया, अब उगाएंगे कैसे वहाँ दिक्कत है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant, यानी कि कोई क्लास है, क्लास के सेक्शन भी होंगे, तो उसका जो एक मान लो इस क्लास का जो एक सेक्शन है ना, It was decided that the number of trees that each section of each class, यानी एक क्लास का जो एक सेक्शन है वो कितने प्लांट्स उगाएगा, विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, यानी उतने ट्री उगाएगा जो उसकी क्लास का नंबर है। मान लो वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो सेक्शन जो उसका एक सेक्शन का एक बच्चा है वो कितने प्लांट उगा रहा है 1। ऐसे ही मान लो अगर वहाँ पे 3 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, तो हर सेक्शन का बच्चा क्या कर रहा है एक प्लांट उगाएगा। अगर मान लो क्लास 12th ले लेते हैं तो क्लास 12th के हर सेक्शन का बच्चा कितने प्लांट उगाएगा जितने उसकी क्लास है, यानी कि 12 हर सेक्शन का बच्चा। ये नहीं है कि पूरी क्लास में जितने सेक्शन है वो सारे के सारे 12, नहीं, हर क्लास के हर एक सेक्शन का बच्चा क्या करेगा 12 प्लांट्स उगाएगा। ठीक है, अब देखो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस क्लास के अंदर सेक्शन कितने हैं। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, यानी हर क्लास में कितने सेक्शन हैं 3 सेक्शन हैं, जो मैंने बनाए हैं 3 सेक्शन बनाए हैं। तो यानी कि एक क्लास 1 है उसके अंदर 3 सेक्शन हैं, एक सेक्शन में एक प्लांट उगेगा, तो यानी क्लास 1 में टोटल कितने प्लांट्स हो गए 3 into 1, जितने उसके सेक्शन है 3 सेक्शन है, और प्लांट कितना उगाएगा वो जितना उसकी क्लास का नंबर है, यानी 3 into 1 3 प्लांट्स हो जाएंगे टोटल। ऐसे 12th क्लास में सेक्शन कितने हैं 3 सेक्शन, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, क्योंकि अगर एक क्लास 12 उगा रही है तो 3 सेक्शन कितने उगाएगी 3 into 12, तो किसके इक्वल हो जाएगा 36 के इक्वल। तो इसी तरीके से सारी क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक इसी तरीके से ट्रीज प्लांट करेगी। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, यानी एक सेक्शन क्लास 1 का क्या करेगा, एक ट्री उगाएगा। अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, अगर कोई क्लास 2 का सेक्शन है तो क्या करेगा, 2 ट्रीज उगाएगा। एंड सो ऑन टिल क्लास 12th, यानी 12th क्लास तक इसी तरीके से सारे ट्रीज प्लांट करेंगे। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, अब क्या निकालना है, टोटल ट्रीज बताने हैं कि उन्होंने कितने प्लांट किए क्लास 1 से लेके क्लास 12th के स्टूडेंट्स ने। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, पहले तो हम एपी बनाएंगे। एपी किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि अब देखो हम हर क्लास का निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे, ऐसे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो एपी बनाएंगे। देखो ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास कितने ट्रीज प्लांट कर रही है, एक ट्री, ठीक है, एक ट्री प्लांट कर रही है। और सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है, तो यानी 3 into 1 कर देंगे तो आ जाएंगे 3 ट्रीज। ऐसे ट्रीज प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी, 2, और 3 सेक्शन है यानी कि हर सेक्शन में 2 प्लांट करेंगे, तो यानी 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 ट्रीज। ऐसे ट्रीज प्लांटेड बाय, हम सीधा क्या ले लेते हैं अब, 12th क्लास, कितना आ जाएगा, 12 into 3 इज इक्वल्स टू 36। तो एपी क्या बनी है यहाँ से, ये देखो एपी क्या बन जाएगी हमारी, फर्स्ट क्लास ने 3, सेकंड के 6 एंड सो ऑन, लास्ट में कितने हैं 36, क्योंकि लास्ट में क्या है कि 12th क्लास तक, 12th क्लास ने कितने किए 36 प्लांट किए। अब यहाँ से देखो आपके पास किस किस चीज़ की वैल्यू है, ए की वैल्यू पता है 3, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - 3 क्या आ जाएगा 3, और किसकी वैल्यू चाहिए n, हमें ये बताना है हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज टोटल प्लांट किए, टोटल प्लांट किए यानी कि हमें निकालना होता है सम, टोटल कितने प्लांट किए। तो सम निकालने के लिए हमारे पास n की वैल्यू भी होनी चाहिए कि कितनी क्लासेस थी, क्लासेस कितनी है 12 क्लासेस हैं, तो यानी कि n की वैल्यू 12, 12 क्लासेस के स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज प्लांट किए, तो उनका सम निकालेंगे। और सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ वैल्यूज रख दो, n/2, n की वैल्यू है 12, 12/2, 2 into a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू 12, 12 - 1 11, और d की वैल्यू क्या आई है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सम, यानी कि टोटल उन्होंने कितने ट्रीज उगाए। तो यहाँ पे देखो Sn किसके इक्वल आ जाएगा, ये कैंसिल हो क्या आ जाएगा 6 into 3 2s are 6 प्लस 11 3s are 33, 33 प्लस 6 किसके इक्वल आ जाएगा 39, मल्टीप्लाई में क्या है 6, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 6 9s are 54, 3 6s are 18, 23, यानी 2 3 4 टोटल ट्रीज उन्होंने कितने उगा दिए 234 ट्रीज। और ये किन स्टूडेंट्स ने उगाए हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स ने टोटल जो ट्रीज उगाए हैं वो कितने हैं 234। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। हमने देखो यहाँ पे फिगर में क्या बनाया, एक स्पाइरल बनाया है। कैसे, सेंटर क्या लेना है, एक बार तो सेंटर लेना ए, एक बार तो ए पे कंपास रख के फिर ड्रॉ करना है, फिर एक बार सेंटर लेना है बी, फिर दोबारा ए फिर बी, यानी कि अल्टरनेट चेंज करते रहना है, एक बार ए एक बार बी, ये सेंटर लेने हैं। स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस, यानी शुरुआत कहाँ से की है हमने ये स्पाइरल बनाने की, ए से स्टार्टिंग करी है, और जो इसकी रेडियस है वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लेंथ दे रखी है ये कितनी है 0.5।
1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। यानी देखो कैसे सर्कल बना रहे हैं। पहले हमने ए के ऊपर कंपास रख के 0.5 सेंटीमीटर उसको खोला और एक हाफ सर्कल यहाँ तक बना दिया। यहाँ तक जब सर्कल बना दिया, अब हमने क्या किया, सेंटर चेंज कर दिया। अब हम ले आए बी के ऊपर सेंटर और कंपास कितनी खोलेंगे अब हम, 1 सेंटीमीटर रेडियस की। यानी कि ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी इतनी लेंथ खोल के हमने एक और सर्कल बना दिया नीचे की तरफ, हाफ सर्कल। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, सेंटर चेंज किया। अब सेंटर फिर से किसको कर दिया, ए को, क्योंकि ये दे रखा है कि सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, यानी चेंज करते रहना है हर बार। अब फिर से सेंटर क्या आ गया, ए। अब ए से हमें फिर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन अब उसकी रेडियस कितनी होगी, 1.5। तो यहाँ रख के हमने 1.5 सेंटीमीटर की आर्क खोली। ये जो पूरा डिस्टेंस गिवन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमने यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से अब हमने ए पे रखा था तो बी पे रख देंगे। फिर बी पे रख के फिर हमने क्या किया, ये पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब हमने 2 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करके क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से हमने क्या करना है, हर बार एक तो सेंटर चेंज करते रहना है, एक बार ए पे फिर एक बार बी पे, और हर बार क्या करना है, जो रेडियस है वो बढ़ाते जाना है। कैसे, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस को इंक्रीज करना है। पहले देखो रेडियस 0.5 थी, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, और आगे जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी, 2.5, ऐसे 3, फिर 3.5। अब देखो निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। यानी अगर हम ऐसे करते करते 13 सेमी सर्कल्स बना दें तो उनकी लेंथ कितनी होगी। देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें ये पता हो कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, हम फर्स्ट सेमी सर्कल से शुरू करते हैं कि फर्स्ट की लेंथ कितनी है। फर्स्ट सेमी सर्कल ये है, फर्स्ट सेमी सर्कल, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ किसकी है, देखो ये जो सर्कल होता है, अगर हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है, हम ये बाउंड्री मेजर करेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसका सरकमफ्रेंस मेजर कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। लेकिन यहाँ हमें किसका निकालना है, सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, πr। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ क्या करना है, सेमी सर्कल की क्या निकालनी है, लेंथ, यानी उसका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। क्योंकि लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल यानी कि ये, और ये किसके इक्वल होगी, πr के इक्वल। अब पाई को एक बार पाई रहने दो, साथ में r की वैल्यू देखो क्या है, इस सेमी सर्कल के लिए r की वैल्यू क्या है, 0.5। तो यानी कि क्या बन गया, 0.5 पाई। ऐसे लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल क्या आ जाएगी, πr। सेकेंड सेमी सर्कल के लिए भी लेंथ क्या हो जाएगी, πr, क्योंकि ये भी क्या है, एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का अगर हमें लेंथ निकालनी है तो इट मीन्स क्या निकालना है, उसका सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये किसके इक्वल आएगा, πr। और r की वैल्यू अब क्या लेनी है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये जो सेमी सर्कल बनाया है दूसरे वाला, इसकी जो रेडियस है वो कितनी ली थी, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 पाई। ऐसे लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी, πr, और r की वैल्यू क्या आएगी इस बार, 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 पाई। तो हर बार देखो जो इंक्रीज, जो लेंथ इंक्रीज कर रही है वो कैसे कर रही है, 0.5 इंक्रीज कर रही है हर बार, क्योंकि रेडियस कैसे इंक्रीज कर रहा है, 0.5। तो यानी लेंथ भी यूनिफॉर्म मैनर में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी ऐसा नहीं है कि कभी लेंथ 0.5 इंक्रीज हो रही है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, हर बार क्या हो रहा है, 0.5 इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स हम इससे क्या बना सकते हैं, AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। AP क्या बन जाएगी, 0.5 पाई। सेकेंड सर्कल के लिए 1 पाई, थर्ड सर्कल के लिए 1.5 पाई, एंड सो ऑन। ठीक है,
हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। यानी अगर ये स्पाइरल 13 सेमी सर्कल से बना हो तो इसकी लेंथ बताओ। यानी कि हमें किसकी लेंथ निकालनी है, 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ निकालनी है। तो 13 सेमी सर्कल की लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, SN, और N की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 13, क्योंकि हमें कितनी सेमी सर्कल का निकालना है 13 का। किसके इक्वल हो जाएगा, N/2 2A प्लस N-1 D। अब यहाँ वैल्यूज देखो, N की वैल्यू क्या है 13, क्योंकि हमें कितनी सेमी सर्कल का निकालना है 13 का। 2 इंटू AP के अंदर A की वैल्यू देखो क्या है 0.5 पाई, N-1, N क्या है 13, 13 - 1 12, और D की वैल्यू देखो, D की वैल्यू क्या होती है A2 - A1, यानी 1 पाई माइनस 0.5 पाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.5 पाई, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.5 पाई के इक्वल। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, D की वैल्यू। तो D की वैल्यू 0.5 वहां पे पुट कर देंगे, 0.5 पाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स किसके इक्वल आएगी, देखो 13/2। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं, इन दोनों के अंदर पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल लो, इनटू पाई। अंदर क्या बचेगा यहाँ से, देखो यहाँ बचेगा 2 इंटू 0.5, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 12 इंटू 0.5, फिर से 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये कैंसिल हो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 13/2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा 1 + 6 क्या हो जाएगा 7 के इक्वल। तो 7 से 7 कैंसिल, और 2 से कैंसिल करेंगे 11 पे जाएगा। तो यहाँ से 13 इंटू 11 करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 143 के इक्वल। यानी कि सम ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल किसके इक्वल आ जाएगा 143 के इक्वल। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in the following manner। हमारे पास क्या है 200 logs हैं। logs का मतलब हो गया कि लकड़ी के पीसीज लगा लो, या फिर जो पेड़ काटते हैं या जो पेड़ का तना होता है उसको बोलते हैं लोग। इस तरीके से ये क्या बन गया एक लोग, ये लकड़ी का एक लंबा पीस, या फिर इसको इकट्ठे रखते तो हम लकड़ी का गट्ठर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो 200 logs are stacked in the following manner, यानी हमारे पास ऐसे ऐसे 200 logs हैं। इनको हमने कैसे रखा है, देखो आपने कभी देखा होगा तो इनको ऐसे सीधा तो हम बिखेर के रखते नहीं है, ऐसे सीधा रखेंगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करेंगे। कैसे रखते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं इनको, और वो भी कैसे, एक प्रॉपर मैनर के अंदर। मान लो हमने पहले यहाँ पे क्या रख दिए, नीचे इन्होंने क्या दे रखा है कि 20 logs इन द बॉटम रो, यानी नीचे आपको कितने रखने हैं 20 रखने हैं। कितने हो गए ये, इस तरीके से आपको 20 रखने हैं। उनके ऊपर फिर आपको क्या रखने हैं 19, आगे दे रखे 19, तो इनके ऊपर इस तरीके से फिर आपको 19 और रख देने हैं। उनके ऊपर आपको कितने रखने हैं 18। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा, यानी आपको ऐसे रखते जाने हैं। ये क्या बन जाता है, एक इनका एक स्टैक बन जाता है, यानी कि क्या बोल देते हैं हम इनको स्टैक। और किसका स्टैक है ये लोग्स का, ऑफ लोग्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, टोटल जो ये लोग्स हैं यानी कि सम, इन सब का सम कितना है, देखो क्वेश्चन में इनका सम है 200, यानी टोटल लोग्स है 200। फर्स्ट लाइन में कितने हैं 20, सेकंड लाइन में कितने हैं 19, थर्ड में 18। तो यहाँ से क्या बन रही है हमारी एपी, एपी क्या बन गई 20, 19, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से है। अब एपी के अंदर से वैल्यूज देखो, ए की वैल्यू पता है हमें, ए की वैल्यू क्या है 20,
एन की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू नहीं, यहाँ पे देखो डी की वैल्यू क्या होगी, 19 माइनस 20 यानी कि क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, यानी हाउ मैनी रोज पूछ रहा है कि कितनी रोज के अंदर हम इन लॉग्स को प्लेस करेंगे, कितनी रोज बनेंगी, यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहे हैं कि इनको कितनी रोज में रखेंगे। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, और जो इसकी लास्ट रो होगी उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे, यानी कि यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के अंदर कितने हैं 20, सेकंड में 19, यहाँ 18, तो ये जो लास्ट जो इसकी टर्म यानी nth टर्म निकालनी है इस एपी की, तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। nth टर्म निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें n, क्योंकि n की वैल्यू पता होगी तभी तो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले n निकालने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, सम को, सम Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सम की वैल्यू गिवन है 200, n की वैल्यू नहीं पता, वो तो हमें निकालनी है। 2a, a की वैल्यू है 20, 2 इंटू 20 प्लस n की वैल्यू नहीं पता n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू। देखो क्या आती है, 200 इज इक्वल्स टू n बाई 2, 2 इंटू 20 क्या आ जाएगा 40, n इंटू -1 माइनस n, -1 इंटू -1 प्लस 1। ठीक, ये क्या आ जाएगा 200 इज इक्वल्स टू n बाई 2, अंदर क्या बन जाएगा 40 प्लस 1 41 माइनस n। ठीक, अब देखो n बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो बन जाएगा 200 इंटू 2 बाई n इज इक्वल्स टू 41 माइनस n। ठीक है, यहाँ से देखो 2 2 ज़ा 400 इज इक्वल्स टू n, इधर जाएगा तो ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि n यहाँ जा रहा है तो इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा ये 41n माइनस n स्क्वायर। अभी देखो क्या बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये n स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं, माइनस 41n इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्या करें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी n की वैल्यूज आ जाएंगी। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे तो यहाँ क्या बनेगी n स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं -16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दो दो टर्म्स के पेयर बना लो और इनमें से क्या लो कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है n, अंदर क्या बचेगा n माइनस 16, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 25, अंदर बच जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा n माइनस 16 और n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर को किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल, तो एक तो n की वैल्यू आ जाएगी 16 और यहाँ n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, यानी n की वैल्यू 16 भी हो सकती है और n की वैल्यू 25 भी हो सकती है, दो वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को हम चेक बाद में करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ रोज पूछी है तो नंबर ऑफ रोज या तो 16 होंगी या 25 होंगी, दोनों तो हो नहीं सकती। तो इसको हम आगे चेक करेंगे, हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टॉप रो के अंदर कितने लॉग्स होंगे, यानी कि मैंने बताया आपको कि टॉप रो के अंदर कितने लॉग्स होंगे, यानी nth टर्म निकालनी है। अब nth टर्म तो निकालनी है लेकिन n की वैल्यू आई है 2, n की वैल्यू एक क्या आई है 16 और एक n की वैल्यू क्या आई है 25। तो इन दोनों से हम nth टर्म निकाल के देखेंगे क्या आती है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, किसके इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू देखो क्या है 20
प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी की वैल्यू है -1, ये आ जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से निकालो nth टर्म की वैल्यू a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1, 25 माइनस 1 हो जाएगा 24 इंटू -1, ये आ जाएगा 20 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -4। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, हमें निकालना था कि टॉप रो के अंदर कितने लोग्स हैं, तो हमने nth टर्म की वैल्यू निकाली, ये तो 5 आया है, ये -4। क्या ऐसा हो सकता है कि टॉप रो के अंदर -4 लोग्स हों? -4 लोग्स तो नहीं होंगे, कुछ तो वैल्यू आएगी उनकी। ये क्या है, माइनस में चली गई वैल्यू, माइनस में चल गई, उसका क्या मतलब कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, -4 तो हो ही नहीं सकती इसकी वैल्यू, -4 इज रिजेक्टेड। अब देखो अगर -4 रिजेक्ट कर दिया हमने, तो -4 की वैल्यू कब आई थी, जब हमने n को 25 पुट किया था, तो यानी कि जो n की वैल्यू 25, n इज इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम n को 25 के इक्वल रखते हैं तो an की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, जो कि रिजेक्ट कर दी हमने। यानी -4 अगर an की वैल्यू नहीं हो सकती तो n की वैल्यू भी 25 नहीं हो सकती, क्योंकि 25 रखने से ही तो ये वैल्यू आई है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू तो हो जाएगी 16 और an की वैल्यू हो जाएगी 5। तो आंसर में क्या आएगा, हाउ मेनी रोज आर इन द 200 लोग्स, कितनी रोज हैं, 16 रोज। एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने लोग्स आ जाएंगे, 5 लोग्स आर इन द टॉप रो। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in straight line. There are 10 potatoes in the line. देखो क्या है, एक बकेट रखी हुई है और यहाँ पे क्या हो रही है, एक पोटैटो रेस हो रही है। तो क्या करना है, हर एक कॉम्पिटिटर यानी जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिटर है उसको क्या करना है, इधर से जाना है और यहाँ पे 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, 10 पोटैटोज रखे। और कैसे, पहला जो पोटैटो रखा है उसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, यानी कि वो बकेट से 5 मीटर दूर है, और बाकी जितने पोटैटोज के बीच में डिस्टेंस है वो है 3 मीटर का। ये कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर का, ठीक है, सारों का। अब क्या करना है, इस कॉम्पिटिटर को क्या करना है, हर एक पोटैटो यहाँ से उठाना है और वापस इस बकेट में डालना है। मान लो इसने फर्स्ट पोटैटो उठाया, फिर ये वापस गई बकेट में डाला, फिर वापस आई, सेकंड पोटैटो उठाया, फिर अंदर डाला, फिर से आएगी, फिर थर्ड पोटैटो उठा के अंदर डालेगी, फिर आएगी, फिर फोर्थ पोटैटो। तो इस तरीके से उसने क्या करनी है, 10 पोटैटोज को बकेट के अंदर डालना है। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है कि उसको कितना रन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, फर्स्ट तो पहले हमें ना एक एपी बनानी है, एपी बनानी पड़ेगी। अब एपी के लिए आप देखो, पहले उसने जो फर्स्ट पोटैटो उठाया तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर तो वो आई और 5 मीटर फिर वो वापस भी गई, तो कितना डिस्टेंस हो गया ये, 10 मीटर का। अब उसके बाद वो फिर से जब आई है, फिर से आएगी, तो 5 मीटर तो ये डिस्टेंस आई और 3 मीटर और, क्योंकि ये वाला जो पोटैटो है सेकंड पोटैटो वो यहाँ रखा हुआ है, तो 5 + 3 8 और वापस जाएगी तो कितना हो जाएगा, 8 का डबल यानी कि 16 मीटर। अब वो फिर से आएगी थर्ड को उठाने के लिए, तो क्या करेगी, 5 3 + 3, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 5 कितना हो गया, 11 मीटर। और 11 मीटर तो वो आई है और 11 मीटर ही वापस भी जाएगी, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया सेकेंड राउंड के लिए, 22 मीटर। इस तरीके से चलती जा रही है। अब यहाँ पे देखो डी की वैल्यू देखो क्या है, 16 - 10 6 मीटर, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 22 - 16, ये भी कितना आएगा, 6 मीटर। अब आगे देखो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से
10 मीटर फर्स्ट टर्म की वैल्यू। और क्या दे रखा है हमें, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। 10 पोटैटो है तो यानी कि वो 10 राउंड लगाएगी। फर्स्ट राउंड में फर्स्ट पोटैटो लेके जा रही है, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, यानी 10 पोटैटोज के लिए वो कितने राउंड लगाएगी, 10। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। हमें निकालना क्या है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इन 10 राउंड्स में। तो यानी S10 की वैल्यू निकालनी है, किसके इक्वल हो जाएगी, n/2 2a प्लस n-1 d के इक्वल। अब यहाँ वैल्यूज रख दो तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। n की वैल्यू कितनी है, 10/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 10 है, -1 करेंगे 9 इंटू d की वैल्यू कितनी आई है 6। ये किसके इक्वल, यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 आ जाएगा। 5 इंटू 10 2 ज़ा 20 प्लस 6 9 ज़ा 54, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 5 इंटू 54 प्लस 20, ये हो गया 74, किसके इक्वल, 5 4 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35, 37, यानी कि 370 मीटर टोटल वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना हो जाएगा, 370 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। थैंक यू।